शोल्डर डिस्टोसिया। दरअसल नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक कॉम्प्लिकेशन होता है शोल्डर डिस्टोसिया। तो क्या है ये शोल्डर डिस्टोसिया और कैसे देखने को मिलता है, किन फीमेल्स में देखने को मिलता है, शोल्डर डिस्टोसिया का रेशियो क्या होता है और शोल्डर डिस्टोसिया को मैनेज कैसे किया जा सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया कितना कॉम्प्लिकेटेड है मदर के लिए भी और उस न्यू बोर्न बेबी के लिए भी, सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नंदिनी स्टडी पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपडेट होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप मेरे सारे वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है शोल्डर डिस्टोसिया। माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। शोल्डर डिस्टोसिया आमतौर पर वेजाइनल बर्थ के दौरान ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जो मदर और फीटस में देखे जाते हैं। उनमें से ही एक होता है शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया में फीटस का एंटीरियर शोल्डर या पोस्टीरियर शोल्डर मैटरनल सिम्फाइसिस प्यूबिस या सैक्रल प्रोमिनेंटरी पार्ट में ओवरराइड हो जाता है। इसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि शोल्डर डिस्टोसिया जो है, कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि बच्चे की गर्दन तो आराम से निकल गई पर जो पीछे का धड़ है यानी कि जो शोल्डर है वो अटक गया या वो नहीं निकल पाया, जिसके वजह से बेबी में एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। तो उसी को अगर हम मेडिकल भाषा में समझें तो वो ये है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो अंदर से बेबी का हेड और बॉडी जो है वो रोटेट करता है। तो जैसे ही क्राउनिंग स्टेज में पहुंचता है यानी कि जब हेड विजिबल होता है वेजाइनल कैनाल में, तभी अंदर का पार्ट जो है वो रोटेट होता है और रोटेशन के साथ ही बेबी का हेड जो है वो बाहर निकलता है और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो इंटरनल रोटेशन नहीं होता और बेबी का हेड जो है वो बिल्कुल सीधे निकलने को होता है और उसी में पोस्टीरियर शोल्डर है वो मैटरनल सिम्फाइसिस प्यूबिस यानी कि मैटरनल का जो पेल्विक बोन होता है उसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि आगे का बोन होता है, और एक होता है सैक्रल प्रोमिनेंटरी। इन दोनों के बीच में ओवरराइड यानी अटकने का एक चांस होता है और ऐसे में ज़्यादा प्रेशर दे करके अगर बेबी के नेक को खींचा जाए या डिलीवर कराने की कोशिश की जाए तो उसी दौरान शोल्डर डिस्टोसिया जैसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। और अगर शोल्डर डिस्टोसिया किसी फीटस में पाया गया है तो उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी देखने को मिलता है, जो कि ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो क्या ये शोल्डर डिस्टोसिया हर बेबी में होता है? ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इसके रेशियो की तो ये 1000 बच्चों में मिनिमम 3 से 4 बच्चों में ये देखा जाता है। बट उसके भी कुछ कंडीशन होते हैं जो कि आपके ऑब्स्टेट्रिशियन हैं वो पहले ही अंदाज़ा लगा लेती हैं। ऐसे कुछ हाई रिस्क पॉइंट होते हैं जिनको देखने के बाद तो वो प्रीफर यही करती हैं कि LSCS यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन वाली डिलीवरी ही करानी चाहिए। आमतौर पे हम जिसे कहते हैं ऑपरेशनल डिलीवरी, तो ऑपरेशन डिलीवरी कराने के लिए वो सजेस्ट करती हैं। बट कई बारी जो रिस्क फैक्टर हैं वो पकड़ में नहीं आते और डिलीवरी के दौरान पता चलता है कि शोल्डर डिस्टोसिया जैसी कंडीशन देखने को मिली है। एक पॉइंट है प्रिडिक्शन ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, मतलब कि किन फीमेल्स में ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि उनके में शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ शोल्डर डिस्टोसिया, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो ये एसोसिएट करते हैं कि मदर में शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिल सकता है? नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस शोल्डर डिस्टोसिया एंड सेकेंड मैक्रोसोमिया, जिसमें बेबी का वेट 4.5 kg तक होता है। मैक्रोसोमिया हम तब बोलते हैं जब बेबी का साइज बिग हो जाता है यानी अंदर बेबी बहुत बड़ा हो जाए तो उसे हम टर्म देते हैं मैक्रोसोमिया, जिसमें कि बेबी का वेट अगर यूट्रस के अंदर ही 4.5 है तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं शोल्डर डिस्टोसिया होने के। बेबी इतना आसानी से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराने के लायक नहीं है। एंड थर्ड है डायबिटिक, अगर मदर डायबिटिक है तो उसके बेबी में भी काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, इसीलिए डायबिटिक मदर में चांसेस होते हैं शोल्डर डिस्टोसिया के। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओबेसिटी, यानी जिन फीमेल्स का BMI 30 kg से ज़्यादा होता है उन्हें हम ओबेसिटी के अंदर काउंट करते हैं और ओबेसिटी वाली फीमेल्स में शोल्डर डिस्टोसिया के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फ्रेंड्स, कहीं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है मदर में बट अगर उसका लेबर प्रोलॉन्ग चला जाए यानी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में वो होता है जहाँ सर्विक्स का डायलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं लेबर का फर्स्ट स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज होता है जहाँ पे बेबी डिलीवर होता है, बेबी का एक्सपल्शन होता है।
तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है लेबर के वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मदर में नहीं है बट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो जाए यानी काफ़ी लंबा चल जाए, जहाँ पे प्राइमरी ग्रेविडा में 15 to 16 आवर्स चलने चाहिए लेकिन वहीं पे और ज़्यादा चल गया, और उसी तरीके से अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर भी प्रोलॉन्ग हो जाए यानी कि बेबी का एक्सपल्शन बहुत लेट हो, तो भी एक कंडीशन होता है शोल्डर डिस्टोशिया का। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी सुनने से ही लग रहा है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 वीक से ज़्यादा हो गई है, 42 वीक तक चली गई है, तो इसे हम पोस्ट मैच्योरिटी में काउंट करते हैं। और अगर किसी लेडीज़ का पोस्ट मैच्योरिटी है तो उसके भी चांसेस होते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट है मिड पेल्विक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी या वेंटस डिलीवरी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो रही है जहाँ पे बच्चे को ज़बरदस्ती एक तरीके से बाहर लाया जाता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की जाती है बाय वैक्यूम, जिसे हम वेंटस बोलते हैं या फिर फोर्सेप डिलीवरी बोलते हैं, तो उसमें भी शोल्डर डिस्टोशिया के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि शोल्डर डिस्टोशिया के लिए रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया, यानी कि शोल्डर डिस्टोशिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन विथ सस्पेक्टेड शोल्डर डिस्टोशिया। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी सस्पेक्टेड केस लगे कि जिसमें शोल्डर डिस्टोशिया होने का चांस है, बेबी का साइज़ बड़ा है, मदर डायबिटिक है, ओबेसिटी है और अब प्रोलॉन्ग लेबर जा चुका है, ऐसे सारे अगर हमें पॉइंट मिलते हैं तो वहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कराना ज़्यादा बेटर होता है, जहाँ पे शोल्डर डिस्टोशिया नहीं होता, और ऐसे में हम शोल्डर डिस्टोशिया को प्रिवेंट कर पाते हैं। तो ये एक इसका अच्छा प्रिवेंशन माना जाता है। वहीं पे अगर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ जो कि है कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया, तो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे 2 कैटेगरी दिखाई देंगी जो कि है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड वहीं सेकंड आपके राइट साइड है फीटल कॉम्प्लिकेशन। पॉइंट नंबर 1, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में PPH 11% देखा जाता है। अगर शोल्डर डिस्टोशिया हुआ है तो PPH का चांस होता है, जो कि मदर में एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम सेकंड की बात करें वो है वेजाइनल सर्वाइकल टीयर। जाहिर सी बात है अगर बेबी को शोल्डर डिस्टोशिया है तो मदर को वेजाइनल सर्वाइकल टीयर होने के चांसेस होते हैं। एंड थर्ड है रैप्चर ऑफ ब्लेडर, एंड फोर्थ है रैप्चर ऑफ यूट्रस, एंड फिफ्थ है सिम्फाइजियल सेपरेशन, एंड 6 है सैक्रोइलियक जॉइंट डिसलोकेशन। एंड नेक्स्ट है पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर भी देखने को मिलता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर आपकी बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में 3rd या 4th डिग्री पेरिनियल टीयर हो जाता है, बट ये सारे में नहीं होता। हाँ, शोल्डर डिस्टोशिया के कॉम्प्लिकेशन में हम इसे मान सकते हैं। और अब बात करते हैं न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशन की। न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशन में आता है सबसे पहला तो है जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर हो जाना, क्लेविकल फ्रैक्चर, जो अपनी ये बोन होती है क्लेविकल, उसका फ्रैक्चर हो जाना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन आता है। हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से बेबी का ब्रेन डैमेज होना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट क्या क्या होता है शोल्डर डिस्टोशिया का। सबसे पहले अगर हमें लगता है कि शोल्डर डिस्टोशिया हो गया है तो कॉल फॉर हेल्प टू इन्वॉल्व एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्स्टेट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेटिक, वो प्रेजेंट होने चाहिए। सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। देन मैक रॉबर्ट मैनेवर अप्लाई करना चाहिए, जो कि इस तरीके का होता है, जो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही है, इस तरीके से देते हैं। मैक रॉबर्ट मैनेवर में इंटरनली रोटेट कराया जाता है शोल्डर को, इस तरीके से हाथ के द्वारा बाहर से जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं वो अप्लाई करती हैं। एंड असिस्टेंट जो होता है वो सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करता है जिससे कि रोटेशन ईजिली हो पाए। एंड जनरल एनेस्थीसिया इफ़ नीडेड। देन वुड मैनेवर का इमेज भी मैंने शो कराया है। व्हेन द एबव मेथड फेल, अदर मेथड में हम ऑल 4 पोजीशन या गैस्किन्स मैनेवर अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से इंटरनली शोल्डर को रोटेट करा करके बेबी का शोल्डर डिलीवर कराया जाता है। शोल्डर डिस्टोशिया का ये एक मैनेजमेंट होता है, जो कि एक के बाद एक आप अपने स्क्रीन पे देखे हो। इसमें डिलीवरी के दौरान जो असिस्टेंट होते हैं उनको भी अच्छे से सुप्राप्यूबिक प्रेशर देना आना चाहिए, और एक जो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन होनी चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए, जो कि इस कंडीशन को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि नंदिनी स्टडी पॉइंट पे आपको मिली है। होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली जो मेडिकल लाइन से हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपके फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव हैं उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।